Hello everyone, dear students, welcome to our YouTube channel. Today we will going to discuss about natural resources and their types और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेचर विच आर नेसेसरी फॉर आवर डे टू डे लाइव्स। ठीक है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस हम ऐसे रिसोर्स को कहते हैं जो हमें नेचर से हम उसको ऑब्टेन करते हैं, या बहुत तरह के वैरायटी ऑफ गुड्स हो सकते हैं वो, या बहुत तरह के गुड्स और सर्विसेज भी हो सकते हैं जो हमारे बेसिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी हमारे बेसिक नीड्स को वो पूरा करता हो और वो नेचर से मिलता हो। ठीक है, तो उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। अब ये लिविंग भी हो सकते हैं बायोटिक पार्ट में, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं एयर, वाटर, सॉइल के फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में। ठीक है, क्लाइमेट या सोलर एनर्जी के फॉर्म में। दे आर इसेंशियल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल नीड्स एट द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल्स। और ये हमारे बहुत सारी जरूरतों को भी पूरा करता है नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो सोशल लेवल पे हो या फिजियोलॉजिकल लेवल पे हो या फिर हमारा इकोनॉमिकल लेवल पे हो या हमारा कल्चर नीड्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो वो सारा हमारा रिसोर्सेस है, यानी कि एनीथिंग या एनी सब्सटेंसेस वी which we obtain from nature, or they fulfill our basic needs for our survival, and that is called natural resources. अब हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स क्या हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेमली रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बेसिकली हम दो तरह से हम नेचुरल रिसोर्स को डिफाइन करते हैं, या सॉरी क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम वैसे रिसोर्स को कहते हैं जो आसानी से रिप्लेनिश हो सकता हो, या रैपिडली हम नेचुरल साइकिल में हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो रिन्यू कर सकते हैं या रिसाइकलेबल हो, वैसे हम नेचुरल रिसोर्स को क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। Yani these resources are able to increase their abundance through reproduction and utilization of simple substances। यानी कि ये ऐसा रिसोर्सेस होता है जिसे हम किसी एक टाइम पीरियड पे हम उसको रिन्यू या रिसाइकिल कर सकते हैं, और इस ये अबंडेंस भी इसका ज्यादा होगा, और उसे हम अपने जरूरत के हिसाब से हम रिन्यू करके इंक्रीज भी कर सकते हैं, या फिर उसको हम सिंपलर फॉर्म में हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो उसे हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। इसे हिंदी में हम कहते हैं नवीकरणीय स्रोत, है ना, या नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो, है ना, क्रॉप्स या फॉरेस्ट के फॉर्म में, एनिमल्स हो, उसको हम कोई भी एनिमल्स को हम रिप्रोडक्शन करके हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो और साथ में क्या रिन्यू भी हो सकता है। सम एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज थ्रू दे डू नॉट हैव लाइफ साइकिल बट कैन बी रिसाइकल्ड। कुछ कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिसका लाइफ साइकिल नहीं होता है, लेकिन वो भी रिसाइकल हो सकता है। फॉर एग्जांपल वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स, पल्प प्रोडक्ट, नेचुरल रबर फाइबर्स। ठीक है, कॉटन, वूल, सिल्क, लेदर, ये सारे क्या है, रिसोर्सेज ही, नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं। ठीक है, इन अदर टू दिस रिसोर्सेज वाटर एंड सॉइल आर क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी इसमें से जो होगा वाटर और सॉइल क्या कैसा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्या, क्योंकि हम उसे रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हालांकि सभी चीजें रिन्यूएबल नहीं होती हैं। ठीक है, solar energy, although having a finite life, as a special case in considered as a renewable resources in as much as solar stocks inexhaustible। अब हमारा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो हमारा एग्जॉस्टिबल भी हो सकता है और इनएग्जॉस्टिबल भी हो सकता है। बेसिकली हम नेचुरल रिसोर्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा इनएग्जॉस्टिबल और एक होता है एग्जॉस्टिबल। ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल वैसे रिसोर्स को कहते हैं जो हमारे अर्थ में अनलिमिटेड अमाउंट में है, और जिसको हम बार बार अगर हम यूज करते जाएं तो वो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, मीन्स वो खत्म नहीं होगा। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो ये एनर्जी रिसोर्सेस हैं और ये हमारे अर्थ में अनलिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है,
लेकिन एग्जॉस्टिबल जो एनर्जी रिसोर्स हैं उसको हम बार बार कंटिन्यू अगर हम यूज करते जाएं तो एक टाइम पीरियड पे खत्म हो सकता है। फिर हम एग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो आसानी से रिन्यू हो सकता है या रिसाइकल हो सकता है एक टाइम पीरियड पे, या ठीक है, और वो अगर हम बार बार ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, रिप्लेनिश भी हो सकता है। ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं दैट कैनॉट बी रिप्लेनिश थ्रू नेचुरल प्रोसेस आर नोन एज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट। ये हमारे अर्थ में कैसा लिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन इसको बार बार कंटिन्यू हम यूज करते जाएं तो एक टाइम पीरियड पे क्या होगा, वो खत्म भी हो सकता है। और जैसे हो गया मिनरल्स हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक बार हम उसको यूज किए फिर दोबारा हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बार बार कंटिन्यूसली यूज करें तो एक टाइम पीरियड पे ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो सकता है। तो ऐसे रिसोर्स को क्या बोलेंगे हम, या फिर इसको हम रिन्यू भी नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। और ये कैसा है, एग्जॉस्टिबल कैटेगरी में। एग्जॉस्टिबल मतलब वो लिमिटेड में है। ठीक है। और उसका हम क्वांटिटी को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, वो लिमिटेड अमाउंट में हमारे अर्थ में। ठीक है। तो ये हमारा था नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम आगे हम देखते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब नॉन रिन्यूएबल को भी हम दो कैटेगरी में फिर डिवाइड कर सकते हैं, एक रिसाइक्लेबल, एक नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल जैसे दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज व्हिच कैन बी कलेक्टेड आफ्टर दे आर यूज्ड एंड कैन बी रिसाइकल्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉन एनर्जी मिनरल रिसोर्सेज जिसमें एनर्जी का हम यूज नहीं करते हैं, या जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, मरकरी एंड डिपॉजिट फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे मिनरल्स कैसे नेचुरल स्टेट्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है। एक होता है नॉन रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल, जिसका ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ही हैं विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इन एनी वे। मतलब ये किसी भी तरह से हम इसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, यूरेनियम, ठीक है, जो कि हमारा 90% हमारा जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट इसी से पूरा होता है। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम से। ठीक है, लेकिन हम उसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ इसमें भी होते हैं जो रिसाइकलेबल है। ठीक है, जैसे मिनरल्स में हुआ ओर ऑफ एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, तो ये सब रिसाइकलेबल है भी है। ये लिमिटेड अमाउंट में हमारे अर्थ में तो है, लेकिन ये रिसाइकलेबल भी है। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। अब नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है या है। तो द मेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद नेचुरल रिसोर्सेज इज अनइक्वल कंजम्पशन। यानी कि इसका जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन रेट है, वो अनइक्वल है। यानी कि एक जगह हर हर जगह एक जैसा नहीं है सभी जगह पे। यानी ए मेजर पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर कंज्यूम्ड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। जहां पे डेवलप्ड कंट्रीज है तो वहां पे सबसे ज्यादा इसका कंजम्पशन होता है। ठीक है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे उतना ज्यादा कंजम्पशन नहीं हो पाता है। यानी the developing nations also overuse many resources because of their greater human population. However, the consumption of resources per capita per individual, the developed country is up 50 times greater than the most developing countries. यानी ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका जो कंजम्पशन है ना, यानी उसका वो जो उपभोग है, यानी उसका जो यूजेस है, वो डेवलपिंग कंट्रीज से 50% ज्यादा है डेवलप्ड कंट्रीज में, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है वहां पे। Advanced countries produce over 75% of global industrial waste and greenhouse gases. Energy from fossil fuels consumed in relatively much greater quantities in developed countries. Their per capita consumption of food too much is greater as well as their waste. ठीक है। अब हम कुछ मेजर नेचुरल रिसोर्स को देखते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो मेजर जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं व्हाट इज फॉरेस्ट। तो ए फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज ए बायोटिक कम्युनिटी प्रीडोमिनेंट ऑफ ट्रीज, shrubs और एनी अदर वुडी वेजिटेशंस यूजुअली इन ए क्लोज्ड कैनोपाई। यानी फॉरेस्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज में सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। अब समझते हैं फॉरेस्ट होता क्या है। तो व्हाट इज फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट कोई भी एक ऐसा बायोटिक कम्युनिटी जहां पे प्री डोमिनेंट मतलब सबसे ज्यादा डोमिनेंस वहां पे ट्रीज का होगा, श्रब्स का होगा और कुछ अदर ओडी वेजिटेशंस का होता है, यानी जिससे लकड़ी मिलता है, ऐसा वेजिटेशन जिससे लकड़ी प्राप्त होता है हमें। ठीक है। और उसका क्लोज्ड कैनोपाई होगा, यानी ऊपर से जो उसका स्ट्रक्चर होगा, उसका कैनोपाई जो होगा ट्री का बहुत बड़ा होगा। तो वैसे बायोटिक कम्युनिटी को हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट कहते हैं।
इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फॉरेस्ट मींस आउटसाइड। फॉरेस्ट जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है फॉर एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है आउटसाइड, यानी फॉरेस्ट मींस आउटसाइड। इंडिया फॉरेस्ट कवर इज 6,76,000 स्क्वायर किलोमीटर मींस 22.55% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। इंडिया में इतना जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है। साइंटिस्ट estimate that India should be ideally have 33% of its land under forest। और ऐसा माना साइंटिस्ट का मानना है कि इंडिया में आइडियली कितना होना चाहिए, लगभग 33% होना चाहिए फॉरेस्ट कवर, लेकिन है कितना 20.55%। टुडे वी ओनली हैव about 12%, thus we need to not only to protect our existing forest but also to increase our forest cover। ठीक है, हमें हमारा जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उसे तो प्रोटेक्ट करना ही है, साथ ही साथ हमारा जो फॉरेस्ट कवर है उसका परसेंटेज को भी इंक्रीज और करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज का क्या क्या फंक्शंस है, यानी फॉरेस्ट का क्या फंक्शंस है, क्योंकि हम हमें इसे बहुत ज्यादा यूज होता है। इट परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस बोथ टू ह्यूमन एंड नेचर। दे आर हैबिटेट टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि ये बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट भी है। द रिसाइकल इन रेन वाटर, ये हमारा जो रेन वाटर है उसको रिसाइकल करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, दे रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम एयर, एयर से जो एयर में जो पॉल्यूटेंट है उसे रिमूव करने में भी हेल्प करता है फॉरेस्ट, यानी कि O2 और CO2 का जो रेगुलेशन है तो उससे भी मेंटेन करता है ये। ठीक है, दे कंट्रोल वाटर क्वालिटी, ये वाटर क्वालिटी को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। दे मॉडरेट टेम्परेचर एंड वेदर, ठीक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में भी ये हेल्प करता है। दे इन्फ्लुएंस सोशल कंडीशंस एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है, फ्लड को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं फॉरेस्ट के। अब यूजेस यूजेस ऑफ फॉरेस्ट क्या है, तो हम फॉरेस्ट को दो तरीके से यूज करते हैं, एक हमारा कॉमर्शियल पर्पस के लिए और एक होता है इकोलॉजिकल यूज के लिए। तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए यानी जिसमें हम क्या है, जिसमें हमें इकोनॉमिकल प्रॉफिट होता है, फॉर वुड से तो वुड एज ए फ्यूल, सप्लाई वुड फॉर इंडस्ट्रीज, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे गम डाइज रेजिन, ये हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। मेनी प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिससे हमको मेडिसिन मिलता है, यानी मेडिसिनल प्लांट से। सप्लाई वैरायटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट हनी आइवोरी हॉर्न एक्सेट्रा। मेनी फॉरेस्ट लैंड्स आर यूज फॉर माइनिंग ग्रेजिंग डैम्स एंड रिक्रिएशन। ठीक है, तो ये हमारे सारे कॉमर्शियल यूजेस हो गए। अब हम इकोलॉजिकल यूजेस पे बात करें यानी एनवायरमेंटल सर्विसेज के बारे में, तो हमारा प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन देता है ये, रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल कंजर्वेशन, रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो ये सारा हमारा एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स है इसका, यूजेस का। ठीक है, फॉरेस्ट का। ठीक है, और क्या है, पॉल्यूशन को मॉडरेटर्स के रूप में भी काम करता है, वाइल्ड लाइफ हैबिटाट भी ये प्रोवाइड करता है। अब रीजन फॉर डिफिशियंसी ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का डिफिशियंसी यानी कम होने का क्या रीजन है, तो इन इंडिया द मिनिमम एरिया फॉरेस्ट रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड इकोलॉजिकल बैलेंस इज अबाउट 33%, यानी हमारे इंडिया में, ठीक है, एक अच्छा इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए, टोटल एरिया का 33%। बट ओनली बट ओनली प्रेजेंट में भी कितना है, ओनली 12% है। सो ओवर एक्सप्लोइटेशन इज अ मटेरियल, यानी ओवर एक्सप्लोइटेशन सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में है। ठीक है, जिससे हम फॉरेस्ट को और ज्यादा खत्म कर रहे धीरे धीरे, है ना। ओवर एक्सप्लोइटेशन क्या है, तो ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या है, ड्यू टू ओवर population there is an increased demand for medicine shelter wood and fuel, hence exploitation of forest materials is going on increasing। अब कॉजेज ऑफ ओवर एक्सप्लोइटेशन क्या है, यानी क्या कारण है ओवर एक्सप्लोइटेशन का, तो इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड रिसोर्सेज। अब एक मेन हमारा जो कॉजेज है वो है डिफॉरेस्टेशन। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ड्यू टू नेचुरल और मैनमेड एक्टिविटीज, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो नेचुरल भी हो सकता है या मैनमेड भी हो सकता है, तो उससे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन का, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हम करते हैं, माइनिंग ऑपरेशंस के लिए भी होता है, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज,
फ्यूल रिक्वायरमेंट, तो ये सारा हमारा कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन का। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी होते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हमारे। फॉरेस्ट फायर्स, ओवर ग्रेजिंग, तो ये सारा है। अब इससे क्या हमारा लॉसेस है या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, यानी क्या इसका परिणाम या प्रभाव पड़ सकता है, तो इकोनॉमिक लॉस होगा, हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा। डिफोरेस्टेशन से फिर डिस्ट्रक्ट द हैबिटेट ऑफ वेरियस स्पीसीज, रिडक्शन इन स्ट्रीम फॉल फ्लो, इंक्रीजेस द रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, disruptions of weather and pattern and global climate, degradation of soil and acceleration of the rate of soil erosion, induces and accelerate mass movement या लैंडस्लाइड, इंक्रीज फ्लड फ्रीक्वेंसी, यानी फ्लड फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, है ना, यानी फ्लड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। ब्रेक्स द वाटर साइकिल, यानी वाटर साइकिल हमारा डिस्टर्ब होगा, और ब्रेक्स द न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये सारे हैं। अब है कि क्या क्या हमें प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाना चाहिए या डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करना चाहिए, और क्या कंजर्वेशन करना चाहिए। तो न्यू प्लांट of more or less same variety should be planted to replace the trees cut down for timber, यानी जहां पे हम टिम्बर के लिए ट्रीज को काटते हैं, है ना, तो उसकी जगह पे सेम वैरायटी के न्यू प्लांट्स लगाना चाहिए। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना चाहिए। यूज ऑफ वुड फॉर फ्यूल शुड बी डिस्करेज, यानी कि लकड़ी से जला के जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं तो उसे डिस्करेज करना चाहिए। फॉरेस्ट पेस्ट कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स बाय यूजिंग एरोप्लेन्स, है ना, यानी एरोप्लेन से हम फॉरेस्ट का पेस्ट का स्प्रे करें ताकि उसमें पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करें ताकि उसको पेस्ट को कंट्रोल कर सकें। फॉरेस्ट फायर मस्ट बी कंट्रोल बाय मॉडर्न टेक्निक्स। ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, steps should be taken by government to discourage the migration of people into the island from mainland, यानी mainland से island में जाने के लिए जो लोग हैं, ठीक है, वो घूमने के लिए या माइग्रेट होकर जाते हैं, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी एक स्पेशल रूल्स बनाना चाहिए, है ना। एजुकेशन एंड अवेयरनेस करना चाहिए, और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में और ज्यादा बदलाव करके स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन, अब जैसे देखते हैं कि डिफोरेस्टेशन इन द हिमालयन रीजन इन्वॉल्व क्लियरिंग ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन ऑफ मोनोकल्चर लाइक यूकेलिप्टस। न्यूट्रिएंट इन द सॉइल इज पुअर, देयरफॉर सॉइल losing their fertility, hence Himalayan area facing the serious problem of desertification। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया desertification, तो what is the meaning of desertification? तो desertification is the process in which the infertile soil is converted into the fertile soil is converted into the infertile soil, यानी कि जो फर्टाइल सॉइल है वो कन्वर्ट हो जाता है इनफर्टाइल सॉइल में या इनफर्टाइल लैंड में, तो इस प्रोसेस को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, या ऐसा फर्टाइल लैंड जो कि कन्वर्ट हो जाता है डेजर्ट के फॉर्म में, तो उसे हम डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और जो कि हमारा बहुत सारा सीरियस प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और ये डिफोरेस्टेशन के कारण भी होता है, और हिमालयन रीजन में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे एक ही टाइप के प्लांटेशन का अभी ज्यादा किया जा रहा है, यूकेलिप्टस का। ठीक है, जिससे वहाँ का जो सॉइल है वो पुअर हो रहा है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट भी पुअर हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल में उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होने की वजह से वो डिजर्टिफिकेशन में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मेजर एक्टिविटीज इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में हम क्या क्या मेजर एक्टिविटीज करते हैं, तो wood used for engineering purposes like building houses, making furniture is called timber. The product derived from the timber from important to many civilizations. ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ टिम्बर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तो पुअर लॉगिंग होगा, फ्लड ज्यादा हो सकता है, ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा। ठीक है, न्यू लॉगिंग अगर रोड्स परमिट करेंगे तो क्या होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होगा। ठीक है, एक्सप्लोइटेशन ऑफ ट्राइबल पीपल बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, तो ये सारे हैं। अब इसका एक केस स्टडी जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और फॉरेस्ट रिसोर्सेज से ये केस स्टडी पूछा जाता है, ये है चिपको मूवमेंट। ठीक है, कौन सा मूवमेंट, चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट pioneered the Soligram Swaraj Mandal in Gopeswar brought about a general awareness about conservation of forest। चिपको मूवमेंट क्या है, चिपको मूवमेंट एक तरह का अवेयरनेस मूवमेंट था, यानी किसको लेके, फॉरेस्ट को, कंजर्वेशन को लेके। और ये कहाँ पे हुआ था, गोपेश गोपेश्वर एक जगह है, टेहरी गढ़वाल रीजन उत्तराखंड में। ठीक है, वहां पे ये स्टार्ट हुआ था चिपको मूवमेंट। और ये किस और इसके जो लीडरशिप में जो
ग्रुप था, उसका नाम था दसौली ग्राम स्वराज मंडल। द फर्स्ट चिपको मूवमेंट डेट्स बैक टू 1731, यानी कि पहला जो चिपको मूवमेंट हुआ था वो 1731 में हुआ था। व्हेन ए विलेज वुमेन नेम्ड अमृता देवी, अमृता बाई और अमृता देवी, एक बिश्नोई वुमेन थी जो कि महाराजा, उस समय जो महाराजा मेन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कटिंग ट्रीज, है ना, यानी उस समय जो राजा थे वहां पे, तो उनका जो आदमी था जो जंगल को काटने गया था, तो उनसे इन्होंने ट्री को प्रोटेक्ट किया था, है ना। In this attempt to save the trees, she sacrificed her life along with the lives of her husband, 3 daughters and 363 people. ठीक है, और इन्होंने पेड़ को वहां पे उस टाइम 1731 में पेड़ को या जंगल को बचाने के लिए अपने साथ साथ अपने हस्बैंड का, उसकी 3 डॉटर थी, बेटी थी, और 363 पीपल का भी सेक्रीफाइस करना पड़ा। द मूवमेंट वॉज गिवन दिस नेम बिकॉज द विलेज वुमेन इम्प्रेस और हग द ट्रीज टू स्टॉप देम फॉर बीइंग ए कट, और उसे पेड़ को कट करने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, पेड़ को हग करके रखा, यानी गले से लगा के रखा, यानी उसके साथ चिपक गया, इसलिए उस समय से इसका नाम क्या हुआ, चिपको मूवमेंट हो गया, यानी चिपको आंदोलन। इन 1972 इन उत्तर प्रदेश द चिपको मूवमेंट वाज लेड बाय बिश्नोई देवी ऑफ अडवाणी हु प्रोटेक्टेड द हिल फॉरेस्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स एक्समैन। ठीक है, यानी कि ये टेहरी गढ़वाल रीजन में हुआ था। ठीक है, किनके, गौरा देवी, कब, 1972 और 73 के आसपास, उत्तराखंड में। लेकिन इसका काफी पुराना इतिहास रहा, हिस्ट्री रहा, यानी कि ये स्टार्टिंग 1731 में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये लाइमलाइट में कब हुआ, चिपको मूवमेंट, 1973 के आसपास, उत्तराखंड में, गौरा देवी के नेतृत्व में। और जिनमें और उसमें लीडरशिप में कौन थे, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम डैम्स के बारे में। नहीं, डैम्स नहीं। चलिए, तो ये था हमारा आज का फॉरेस्ट रिसोर्सेज। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम किसी दूसरे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।